नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। विश्व का तापमान लगातार बढ़ रहा है। दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने के मुहाने पे है। 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि पूर्व औद्योगिक स्तर से, प्री इंडस्ट्रियल डेज से 1.5 डिग्री ऊपर, और इसके लिए कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य जो है वो तय किए गए हैं। 1.5 डिग्री पर इस तापमान को रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो करने का लक्ष्य है। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 सालों के अंदर ही दुनिया तापमान के इस दहलीज को पार कर जाएगी। वैज्ञानिकों ने 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को पेरिस क्लाइमेट संधि में एक सीमा की तरह तय किया था। इसके मुताबिक अगले कुछ सालों में अगर दुनिया का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाता है तो हम खतरे की सीमा पार कर जाएंगे। अब नया अनुमान है कि ये 66% चांस है, मुमकिन है कि 2027 तक ही ये सीमा लांघ ली जाएगी। तो पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो ये सीमा तय की गई थी वो टूटती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं मोटी मोटी बातें क्या हैं जो ये चेतावनी वैज्ञानिकों ने जारी की है, एक वार्निंग दी है। इसके मुताबिक अब ये 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा टूटने के कगार पे है। ये उम्मीद की जा रही थी लगातार कि इसको और टाला जा सकता है, लेकिन ये लग रहा है कि अगले 4-5 सालों में ही ये सीमा टूटेगी। बढ़ती गर्मी से अगले कुछ साल में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा टूट सकती है। 66% संभावना है कि 2027 तक ही ये हो जाए। बढ़ते हुए उत्सर्जन यानी कि जो कार्बन एमिशन है उसके बीच एल नीनो जो एक वेदर फिनोमेना है, एल नीनो की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इस एल नीनो की वजह से जो प्रशांत महासागर उसकी सतह का तापमान बढ़ता है। 2015 में पेरिस में जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस का जो समझौता था, उसमें वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने पर सहमति बनी थी। 1 या 2 दशक बाद अब कहा जा रहा है कि हर साल 1.5 डिग्री सेल्सियस की ये सीमा टूटेगी, और अगर ये सीमा टूटती है तो फिर इसके प्रतिकूल प्रभाव दिखेंगे। और ये 1.5 डिग्री सेल्सियस है क्या? ये प्री इंडस्ट्रियल दौर से वैज्ञानिक मापते हैं कि तापमान जो है उसके मुकाबले में कितना बड़ा है औसत ग्लोबल एवरेज जो है। 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा टूटी अगर, तो इसका असर ये हो सकता है कि गर्म हवाएं और ज्यादा चलेंगी, तूफान ज्यादा आएंगे, जंगलों में आग की घटनाएं जो हैं वो भी बढ़ेंगी। तो लगातार इस तरह की ये घटनाएं हो सकती हैं। तो ये एक बड़ा खतरा है। और ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस जलवायु परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा शहरों में दिख रहा है, बड़े शहरों में दिख रहा है। बल्कि जो बड़े शहर हैं वो ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। बड़े शहर और जो बड़े देश हैं दुनिया के, कार्बन एमिशन की एक बहुत बड़ी भागीदारी उनकी ही है इसमें। और जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें आप देखिए कि ज्यादातर जो इमारतें हैं वो एयर कंडीशनड हैं, और अंदर में जब आप एयर कंडीशन में बैठते हैं तो बाहर में उसकी वजह से एक घेरा बन जाता है और गर्म हवा का, जिसकी वजह से घरों के बाहर के हिस्से ज्यादा गर्म होते हैं। और इसकी मार सबसे ज्यादा वो लोग झेलते हैं जो बाहर हैं, जिन्हें बाहर निकलकर काम करना पड़ता है। देखिए ये रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन का असर अमीरों पर कम और गरीबों पर ज्यादा पड़ रहा है। इमारतों में रहने वाले एसी की ठंडक में रहते हैं। एसी की गर्म हवा उनके हिस्से में आती है जिनके पास इतने रसूख नहीं कि इमारतों में रह सके। 45 साल की हीराबाई राष्ट्रीय राजधानी में दिन भर तपती गर्मी में 250 रुपए दिहाड़ी पर जी तोड़ मेहनत करके एसी की ये इमारतें बनाती है। कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मन नहीं होता काम करने का, फिर भी मजदूरी में करने पड़ता है। गर्मी में हमारे पास तो कोई पंखा कूलर तो है नहीं, पूरा रात अपने ऐसे लगता है। बच्चन को भी हवा डुलाते हैं, हमको भी अगर डुला लेते नींद आ गई तो मच्छर भी अलग से खाते हैं। गरीब आदमी को तो क्या होता है, कुछ नहीं है मैडम। सड़क पर काम करने वालों को महानगरों में सख्त गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। हालांकि बदलती आबो हवा का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बेतरतीब विकास की वजह से शहरों पर असर ज्यादा गहरा है।
हमने पाया कि शहर अपने आसपास के इलाकों से 10-12 डिग्री ज्यादा गर्म है। शहरों में सड़कें, इमारतें वगैरह गर्मी को सोखती हैं। निर्माण की वजह से खुली जगहें भी कम हैं। शहरों में प्रदूषण की वजह से हाल और बुरा हो जाता है, क्योंकि इससे भी गर्मी बढ़ती है। गर्माहट सोखने से ये भारतीय शहर गर्मियों के द्वीप जैसे बनते जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं होगा कि लोग ज्यादा गर्मी से परेशान होंगे, बल्कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट की माने तो तापमान से भूजल परिवर्तन से होने वाली असामान्य बढ़त का असर 90% से भी ज्यादा भारतीयों पर पड़ेगा। सेहत पर तो असर अभी से दिखने लगा है। तब भी उतनी गर्मी नहीं रहती थी। तब तो कहते हैं ना, पेड़ पौधा था, उस टाइम थोड़ा बहुत छाया था, वो करते थे, हम उसी में बैठते रहते थे। कभी 10-15 मिनट ठेली चलाते हैं, फिर थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। हमारे पे पड़ता है ना गर्मी का असर, तो एसी में रहते हैं, हमारे को गर्मी का असर पड़ता है। हम धूप में रहते हैं तो हमें असर पड़ता है। परेशानी यही है, चक्कर आता है, मिनट में पानी पीना पड़ता है, कि एक सवारी उठाता पानी पीना पड़ता है, धूप ज़्यादा लगती है, भूख लगती नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान और गर्मी की लहर के पूर्वानुमानों के बावजूद इन हालात से निपटने के लिए दिल्ली की कोई योजना नहीं है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि सरकार के समर एक्शन प्लान में गर्मी से निपटने की कोई योजना नहीं है। बहुत सारे एफर्ट हो रहे हैं, लेकिन उसमें ग्रीन बेल्ट को बढ़ाना सबसे कारगर उपाय है। दिल्ली के अंदर जो मानक हैं, उस मानक के हिसाब से दिल्ली का ग्रीन बेल्ट 20% होना चाहिए, जो इसका क्षेत्रफल है उसके अनुसार। आज अपने मानक से 20% से बढ़ करके 23% ग्रीन बेल्ट हो चुका है। अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट जो ग्रीन बेल्ट बढ़ाने का जो मिशन है, वो हीट को कम करने का ही मिशन है। विशेषज्ञ गर्मी के लिए खास कार्य योजना बनाने की जरूरत पर जोर देते हैं और आसानी से की जाने वाली ऐसी तब्दीलियां सुझाते हैं जिन पर अलग से निवेश करने की भी जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल एरियाज और फैक्ट्रीज एंड ऑल व्हिच आर इंडस्ट्रियल एरिया और फैक्ट्रीज काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, जिससे उस एरिया में गर्मी बढ़ जाती है। वैसे ही हाउसिंग कॉलोनीज में जहां एसी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, उससे भी काफी ज्यादा हीट बढ़ती है। सिर्फ एयर कंडीशनिंग से ही 2 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे महानगरों में विकास की वजह से होने वाले खराब असर को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन सी बात है। जिनके पास कोई चारा नहीं है, वो राहत के साया ढूंढ रहे हैं। अपने पैसेंजर्स को छाया में रखकर ये रिक्शा वाले खुद तपती धूप में दिन रात काम करते हैं। ये दर्शाता है कि क्लाइमेट चेंज का असर किस तरह अमीरों पर कम और गरीबों पर ज्यादा होता है। शहरों की बढ़ती गर्मी का एक बड़ा कारण उनका तेजी से बढ़ता विकास है, और जो लोग इस विकास का लाभ उठाते हैं, उन पर एसी कमरों में बैठकर इस गर्मी का उतना असर होता ही नहीं। असली असर उन पर होता है जिनका इन बढ़ते तापमानों में कोई हाथ है ही नहीं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जोसेफ और सुदेश कुमार राम के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा खतरा है। खबर है कि 5 सालों के अंदर अंदर ये जो तापमान की दहलीज तय की गई थी 1.5 डिग्री सेल्सियस, उसे दुनिया पार कर जाएगी और ये पूरे ही दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं सुगीत ग्रोवर, जो कि प्रोग्राम मैनेजर है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये एक बहुत बुरी खबर है कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तय हुई थी, वो अब लगभग तय है। साइंटिस्ट इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि ये अब तय लग रहा है कि 2027 तक इसे पार कर जाएगी दुनिया। तो इस बढ़ते तापमान ये कितना खतरनाक होगा? देखिए, 1.5 डिग्री एक ग्लोबल एवरेज है, पर उससे ज्यादा मतलब जो आप बता रही हैं बहुत ज्यादा एक डरावनी वाली चीज है। पर ये भी बहुत ज्यादा डरावना है कि जो सिटीज हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, उसमें ये ऑलरेडी काफी ज्यादा असर हो चुका है। सो अगर मैं एक फिनोमेना होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, मतलब जो मेरे अर्बन एरियाज हैं वहां पे जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट उसके काउंटर रूरल एरिया से ऑलमोस्ट 10 डिग्री तक ज्यादा ऑलमोस्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये 10 डिग्री ज्यादा हो चुका है तो इसका ये मतलब है कि हमारे एसी की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये याद रखने की जरूरत है कि जो एयर कंडीशनर होता है वो
वो कूल्स को प्रोड्यूस नहीं करता, वो हीट को बाहर निकालता है। तो अगर मेरे कमरे में मैं एसी चलाता हूं और मैं अपने आप को ठंडा भी कर रहा हूं, तो वो हीट निकाल के बाहर चली जाती है, जो एक एनवायरमेंटल इशू भी है और जैसे आपने पॉइंट आउट करा ये एक सोशल इशू भी है, क्योंकि इसकी मार सबसे ज्यादा झेलते हैं वो लोग जो ओपन एरियाज में काम कर रहे हैं और जो इनके पास एसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं। और सबसे ज्यादा हम जिम्मेदार हैं, हम तमाम लोग जो ऑफिसेज में हैं, एयर कंडीशन ऑफिसेज में हैं, बिल्डिंग्स में हैं, कि हम इस बाहर के तापमान को बढ़ाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत सारे ऐसे लोग इसकी मार झेल रहे हैं जिनका इसमें कोई योगदान है ही नहीं, यानी कि जिनका कार्बन फुटप्रिंट भी कम है। इसमें देखिए सुगीत, अगर मैं सही समझ रही हूं तो दुनिया के जो काफी विकसित देश हैं, सबसे पहले तो उनका हाथ ज्यादा रहा इस कार्बन एमिशन में, और अब यहां पे भी, और अमीर गरीब का फासला बहुत बड़ा है इसमें। तो आप तो सस्टेनेबल हैबिटेट के ऊपर भी काम करते हैं, उस टीम में आप हैं। हमारे जो हैबिटेट यानी जो बिल्डिंग्स हैं, जो सोसाइटीज बन रही हैं दिल्ली एनसीआर में ही, आप चारों तरफ देख लीजिए, चाहे नोएडा हो, गुड़गांव हो, दिल्ली शहर के अंदर अंदर ये कम है, पर वो तमाम बिल्डिंग्स एक ऐसे मटेरियल से बनती हैं जहां बिना एयर कंडीशन या सेंट्रली एयर कंडीशन स्पेस के बगैर रह नहीं सकते। कितना बड़ा हाथ है इनका तापमान बढ़ाने में, और इनके लिए क्या उपाय हैं गवर्नमेंट लेवल पे होने चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो अगर आप बिल्डिंग्स देखें तो आप खुद देख पाते हैं कि वो यूजुअली ग्लास की बन रही हैं, अगर मैं बाहर के फसाड की बात करूं। और हम सबको समझ आते हैं कि ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जो डायरेक्ट सनलाइट को अंदर आने देगा, और उसके बाद आपकी बिल्डिंग्स उस हीट को छोड़ने के लिए उनके पास कोई तरीका नहीं है कि वो एयर कंडीशनिंग ही यूज करें। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आप जो बिल्डिंग्स डिजाइन कर रहे हैं वो सही तरीके से करें, सही मटेरियल से करें, कि वो मटेरियल हीट को अंदर आने की जगह रिफ्लेक्ट करे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए कोड्स भी बने हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 में उसका एक सेकंड वर्जन आया था, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी आज तक बहुत ज्यादा वीक है। तो इवन कोड्स बने हैं पर वो अभी तक काम नहीं आए, क्योंकि ये वाले मटेरियल्स और ये सारी साइंस जो है ये अप्लाई नहीं हो रही बिल्डिंग्स में, जबकि सब लोग जानते हैं कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए एक ग्लास बिल्डिंग सही तरीका नहीं है। बिल्कुल जी। दूसरी चीज ये भी है कि सिर्फ बिल्डिंग को ना देखें, अगर हम एक शहर को देखें, अब शहर एक बिल्डिंग भी होगी, पार्क भी होगा, उसके अंदर एक छोटा सा वाटर बॉडी भी होगा, लेक भी होगा। अब ये शहर इन सब चीजों से बनता है, और जो जिसे हम पार्क ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, अगर हम फॉरेस्ट कहें जो अंदर प्लांटेशन है या वाटर बॉडी है, इनका बहुत बड़ा खेल है तापमान को कम करने के लिए एक बिल्डिंग में। और इसी वजह से अगर आप आसपास के गांव वाले एरिया में जाएं, इसी रीजन से उनका टेम्परेचर कम। एक तो वहां पर एयर कंडीशन कम इस्तेमाल हो रहे हैं, पेड़ ज्यादा हैं, तालाब है, पार्क है, ग्रीन एरिया। हमने सुना दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को जो कह रहे हैं कि दिल्ली में जो ग्रीन बेल्ट होना चाहिए वो उसके पूरे क्षेत्रफल का 20% होना चाहिए, और ये बढ़ के 23% हो गया। एक तो इसमें भी बहुत समस्या रहती है कि ग्रीन बेल्ट को आप कैसे, किसको कह रहे हैं ग्रीन बेल्ट। दूसरे कि दिल्ली में फिर बिल्डिंग्स भी तो उस प्रपोर्शन में बढ़ी हैं, तो क्या ग्रीन कवर जो है वो उस हिसाब से बढ़ा है? जो यहाँ पे गाड़ियां हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बावजूद लगातार बढ़ रही हैं, तो ये तमाम चीज जो हैं वो शहर को और गर्म करते हैं। बढ़ता तापमान एक बहुत बड़ी अर्बन समस्या बन रहा है, उसके कुछ उपाय आप सुझा सकते हैं कि इसको कम कैसे किया जाए, काउंटर कैसे किया जाए? देखिए, एक जो पॉइंट है, अगर वो ग्रीन बेल्ट बन रही है तो एक उसके ये भी समझना है कि उसकी पेनिट्रेशन कहाँ पे है। क्या अगर कोई ऐसा आपका कह सकते हैं अनरेगुलेटेड एरिया है जहां पे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत डेंस हैं, पेड़ है नहीं, और बहुत पास पास बिल्डिंग्स हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके अंदर से हवा भी नहीं पास कर रही है, जो थोड़ी सी हो सकता है ट्रैप्ड हीट को ले जाए, और उधर प्लांटेशन भी नहीं है। तो हो सकता है ग्रीन बेल्ट शहर के एक हिस्से में बढ़ रही हो, पर जिन हिस्सों में बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो चुकी है या बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, उधर अभी भी कुछ नहीं किया जा सकता। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आपके इमीडिएटली जो बिल्डिंग जो आपकी बन रही हैं वो आपके सही तरीके से बने जी। इसका ये मतलब है कि आपके रूफ्स हो वो ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो, या उसमें ओपन गार्डनिंग हो, आपके जो बिल्डिंग मटेरियल्स हो उसके विंडोज कम हो, ग्लास कम हो, और ज्यादा दीवार हो, ताकि आप उसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर पाए। पर शहर आपके ऑब्वियसली ज्यादा शहर आपको उस तरीके से डिजाइन करें कि आपको ज्यादा लोगों को गाड़ी ना इस्तेमाल करनी पड़े, क्योंकि गाड़ियां का एसी भी एक बड़ा फैक्टर है कि वो हीट काफी बड़ा फैक्टर है जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इंडिया ने एक इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान बनाया था 2019 आए थे,
और उसमें इंडिया वाज वन ऑफ द पहला देश था जो ये चीज कर रहा था, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। और उसमें यही है कि आपकी कूलिंग टेक्नोलॉजी, देखिए ह्यूमन सबसे आसान यही मानते हैं कि अंदर घुसे और एसी चला दिया, पर शायद वो तरीका सही नहीं है और थोड़ा सा और मेहनत करने से और भी तरीके होते हैं। आप कभी कभी पहले कूलर भी चलाते थे, तो वो वाली टेक्नोलॉजीज को भी आपको प्रमोट करने की जरूरत है, जो जरूरी नहीं है आपकी ये एयर कंडीशन हो, पानी से भी आप ठंडक पाते हैं। और इवेपोरेटिव कूलिंग को आप लार्ज स्केल पे भी यूज कर सकते हैं। ऐसे और भी काफी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको प्रमोट करने की बहुत सख्त और इमीडिएट जरूरत है। और एक बहुत संक्षेप में एक आखिरी सवाल कि ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो सीमा है वो अगर हम क्रॉस करते हैं अगले कुछ सालों में, तो इस तापमान बढ़ने का असर क्या होता है, क्या समझे लोग इससे? अगर हम एक एवरेज की बात कर रहे हैं, पर क्या इससे बदलाव दिखते हैं विश्व स्तर पे? देखिए, विश्व स्तर पे बहुत सारी चीजें आप एक 1.5 डिग्री या 1.5 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में एक ऐसा थ्रेशोल्ड माना जाता है कि अगर वो क्रॉस हुआ तो हम लोग उसे वापस नहीं ला पाएंगे। और इसके बहुत सारे असर होंगे। लेट्स से आपका जो वाटर का स्तर है, जो आपका सी का स्तर है, वो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ जाएंगे। इसका मतलब आपको एक्सट्रीम हीट भी मिलेगी और हो सकता है आपको जब आपकी रेनफॉल हो तो वो सडनली बहुत सारी रेनफॉल हो, और वो जो आपके अभी शायद हो सकता है आप जुलाई से अगस्त में एक्सपेक्ट करते हैं, वो हो सकता है सडन बर्स्ट में आपको रेनफॉल हो और उससे बहुत सारा का नुकसान होगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिससे हम कभी वापस नहीं जाएंगे अगर हम इस चीज को ब्रीच करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये समझाने के लिए, बताने के लिए इसका क्या असर होगा। बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन हम बता दें अपने दर्शकों को कि ये जो तापमान लगातार बढ़ रहा है वो काफ़ी खतरनाक है। अमीर देशों का इसमें अब तक बहुत ज़्यादा हाथ रहा है कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाने में, और दूसरे प्रगतिशील देशों में भी जो अमीर तबका है, जो बड़े शहर हैं, उनका ज़्यादा हाथ है कि वो तापमान को बढ़ाएं। और ज़रूरी इस बात को देखना है कि किस तरह से एयर कंडीशनर्स के और गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो कम कर सके, दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करें। एक ब्रेक के बाद हम ये भी देखेंगे कि एआई से क्या खतरा है, लेकिन साथ साथ कर्नाटका का मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस में है बैठकों का दौर जारी। कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, यह सस्पेंस लगातार बना हुआ है। मुख्यमंत्री पद के दोनों दावेदार दिल्ली में हैं, राहुल गांधी से मिले हैं, पहले सिद्धरमैया मिलकर आए, उसके बाद डीके शिव कुमार 10 जनपद पहुंचे, काफी देर तक वहां रहे। ये बताया जा रहा है कि सिद्धरमैया के साथ ज्यादा विधायक हैं, इसे देखते हुए उनका नाम फाइनल होने की खबरें भी चल पड़ी हैं। लेकिन कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने तमाम कयासों को गलत बताया और कहा कि अभी चर्चा चल रही है, आज रात या कल तक नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। कृपया करके झूठी खबरों और भाजपा की अफवाहों पर विश्वास मत करिए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऊपर मोदी जी 10-10, 15-15 दिन में निर्णय करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे, इसलिए जल्दी मत करिए। ನೀವು ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೋಗಸು ಫ್ರಾಡ್ಗಳು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗಾಸಿಪ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह, जो इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। उमा, क्या खबर है? कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार खामोश बने हुए और इसलिए देर हो रही है, और क्या कुछ विकल्प निकल के सामने आ रहे हैं?
जी देखिए, जैसा कि सुरजेवाला ने अब से थोड़ी देर पहले निकलकर बयान दिया और ये कहा है कि सीएलपी ने अधिकृत किया हुआ है, जो बैठक के बाद अधिकृत किया मल्लिकार्जुन खड़गे को, और वो मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा कर रहे हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ है। जो हमारी जानकारी वो कहती है कि डीके शिव कुमार अभी भी मुख्यमंत्री पद से कम पर मानने को तैयार नहीं। लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात के बाद जब डीके शिव कुमार तकरीबन 2.25 घंटे यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक करके गए, उसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं। उनको यहाँ तमाम तरह के जो विकल्प हैं वो बता दिए गए। जो कुछ भी उनको ऑफर किया जा सकता है, डिप्टी सीएम से लेकर जो मंत्रालय तक, वो उनको बता दिया गया है। अब उनके पास कई घंटों का वक्त है जिसमें उनको उस पर अपने समर्थकों के साथ विचार करके यहाँ कम्युनिकेट करना है। ये कहा जा रहा है कि आज कोई शेड्यूल्ड मीटिंग अब यहाँ खड़गे के घर पे नहीं है, लेकिन जैसा कि सुरजेवाला ने कहा कि 24 घंटे के अंदर फैसला आ जाएगा, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कल तक मुख्यमंत्री का नाम तय होकर औपचारिक तौर पर सबके सामने आ जाएगा। नगमा जी, शुक्रिया आपका उमा। और सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि दोनों जो दावेदार हैं वो इसमें खुश रहें। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम 5 की बात में, और उसके बाद एआई के लिए कायदे कानून बने, ये कहा है चैट जीपीटी के प्रमुख ने अमेरिकी सीनेट में। एक ब्रेक के बाद डेंगू बीमारी का भी अब एक टीका आ रहा है, और वो भी देसी टीका। फिलहाल इसका ट्रायल जारी है। वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियां आईसीएमआर के साथ स्वदेशी टीके को तैयार करने में जुटी हुई हैं, और इस साल अगस्त से टीके का फेज 3 ट्रायल शुरू होने वाला है। डेंगू के डंक का इलाज तलाशा जा रहा है। डेंगू के टीके का ट्रायल चल रहा है। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों की देखरेख में सीरम और पैनेसिया कंपनियों ने ये टीका तैयार किया है। डेंगू की हम काम कर रहे हैं। डेंगू के लिए हम तैयार हैं। ट्रायल चल रहे हैं, अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि कंपनी जीएमपी प्रोडक्ट बनाए, जो 3 महीने पहले नहीं बन पाया था। हम 3-4 महीने से तैयार थे, लेकिन कंपनी अगस्त तक तैयार होगी, और उसके बाद ही इंसानों पर फेज 3 ट्रायल शुरू हो पाएंगे। So those trials will be initiated in humans, phase 3 trial. देश में हर साल 1.5 से 2 लाख लोग डेंगू की चपेट में आकर बीमार पड़ते हैं, और कुछ तो दम भी तोड़ देते हैं। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने टीके की सुरक्षा के मूल्यांकन और प्रतिरोधक क्षमता पर रखने को लेकर 60 वयस्कों पर फेज 1 और 2 का ट्रायल किया है। सीरम की योजना 2 से 18 साल के बच्चों पर टीके के ट्रायल की है। वहीं पैनेसिया बायोटेक ने 18 से 60 साल के बीच के 100 लोगों पर ट्रायल को अंजाम दिया है। अब फेज 3 का ट्रायल 20 अलग अलग साइट्स पर 18 से 80 साल के बीच के 10,335 लोगों पर किया जाएगा। अभी वो तो एक ही कंपनी का है जो आईसीएमआर ट्राई कर रहा है, पर एक और कंपनी का भी है जो भी अपनी अभी उसमें है, ट्रायल्स में। किस तरह का रिपोर्ट आ रहा है सर? अभी तो कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एफिकेसी ट्रायल है वो शुरू नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा, अभी तो जीएमपी प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, उसके बाद जो है फेज 3 ट्रायल शुरू होगा। फेज 3 के ट्रायल के बाद ही टीके की एफिकेसी का आकलन मुमकिन होगा, यानी ये समझने का कि टीका कब तक कारगर रहेगा। शोध खोज से ही समस्या का समाधान मुमकिन है, तो अब डेंगू के डंक का तोड़ निकाला जा रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि तैयार होने वाला टीका तमाम पैमानों पर खरा उतरकर बीमारी को हराने और इससे निजात दिलाने में मददगार साबित होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। एयर इंडिया, माफ कीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कायदे कानून नहीं हैं वो बनने चाहिए और उनको और सख्त होना चाहिए, ऐसा कहना है सैम ऑल्टमन का। चैट जीपीटी के प्रमुख हैं सैम ऑल्टमन, और उन्होंने अमेरिकी सेनेट में ये कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के लिए कायदे कानून बने। इसकी उन्होंने गुजारिश की है। अमेरिकी या ग्लोबल एजेंसी इसका जिम्मा संभालें। मानवता की कई बड़ी चुनौतियों को ये हल कर सकता है। आबो हवा में बदलाव, कैंसर के इलाज जैसी चुनौतियों का सामना भी कर सकता है। उन्होंने ये साफ कहा है कि जब भी कोई चैट जीपीटी इस्तेमाल करता है तो पैसा जाता ही है। इसकी संभावनाओं को नुकसान की आशंका है। सहमत कि सरकारी कायदे कानून अहम है। कमेटी का कई लोगों से इस तरह की बातचीत का इरादा है। ऐप जो है वो एक टूल है, वो कोई रचना नहीं है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक सही तरीके से कायदे कानून बनने चाहिए।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही कायदे कानून जरूर बनने चाहिए, इस नहीं तो कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं इससे। अगर रेगुलेशन ठीक ना हो तो इधर उसके फायदे बहुत हैं। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर टॉम हैंक्स, जिनकी एक बहुत मशहूर फिल्म थी फॉरेस्ट गंप, उन्होंने एडम बक्सटन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की तारीफ करते हुए कहा है कि इसका कमाल ये है कि अगर टॉम हैंक्स ने अपने बारे में कहा कि अगर कल ही किसी एक्सीडेंट में वो मारे गए तो भी एआई उन्हें जिंदा रख सकता है और वो नई फिल्मों में काम कर सकते हैं। अगर इसी उम्र में वो रिक्रिएट खुद को करवा लें एआई के जरिए तो वो नई फिल्मों में दिखते रहेंगे। इससे गुंजाइश है कि अगर वो 7 फिल्मों की एक सीरीज का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो वो 32 साल का भी उन्हें दिखाया जा सकता है और सालों तक इसी उम्र का रहकर वो फिल्मों में काम कर सकते हैं। तो इसकी अथाह संभावनाएं हैं और कोई भी खुद को एआई के जरिए जिस भी उम्र का है उस उम्र में रिक्रिएट कर सकता है। तो ये टॉम हैंक्स ने इस पॉडकास्ट में एआई के फायदों के बारे में बताते हुए कहा। उनकी कई मशहूर फिल्में हैं, उन्हें कई बड़े अवार्ड मिल चुके हैं, फॉरेस्ट गंप इनमें से एक है। भारत में 26वें अमेरिकी राजदूत के तौर पर हाल ही में आए हैं एरिक गारसेटी और वो इन दिनों मुंबई के दौरे पे हैं। उन्होंने वहां पर कई बड़ी शख्सियतों से मुलाकात की है, जिसमें रिलायंस के प्रमुख मुकेश अंबानी हैं और इसके साथ साथ वो बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान से भी मिलने उनके घर मन्नत गए। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की बात की और पाकिस्तान को लेकर दोनों देशों की साझा चिंताओं का भी जिक्र किया। एरिक गारसेटी ने शाहरुख खान से मिलने के बाद एक दिलचस्प ढंग से ट्वीट किया। लिखा, क्या ये बॉलीवुड में मेरी शुरुआत का समय है। सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ उनके घर मन्नत में बहुत अच्छी बातचीत रही। मुंबई के फिल्मोद्योग पर और दुनिया भर में बॉलीवुड और हॉलीवुड के भारी सांस्कृतिक असर पर बात हुई। और प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखिए एपिसोड 1 कूटनीति आज रात 9:30 बजे NDTV इंडिया पर।